हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोग को अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में लेक्चर 4 में वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लोग एक नई जोश, नई उमंग से के साथ इस चैनल में जुड़ते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। चलिए याद कीजिए, जब हम पहला क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर का लिए थे उस वक्त आपको बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसका मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र कहने का मतलब होता है कि मिश्रण, हमें संख्याओं का मिश्रण करना था, लेकिन उस वक्त हमारे पास एक ही नंबर था, रियल नंबर। रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या था। हाँ, उसके बाद जब हम लोग को नंबर को मिक्स करना था, हमारे पास मात्र एक ही नंबर था, ठीक। तो नंबरों को मिक्स करना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक और नंबर को ढूंढा, आई वाला नंबर, आइटा वाला नंबर, ठीक। तो आइटा वाला नंबर हम लोगों ने ढूंढा, तो जिस भी नंबर के साथ आई लग जाता है, आई लग जाता है, वो इमेजिनरी होता है। इसका मतलब पहले सब लोग जानते थे रियल नंबर, और हम लोगों ने सीखा इमेजिनरी नंबर। हाँ, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ठीक। अब देखिए हमारे पास मिक्स करने के लिए दो अलग अलग नंबर होते हैं। अब एक था हमारा रियल नंबर, दूसरा था हमारा इमेजिनरी नंबर। तो इन दोनों को हम लोग मिला दिए, तो एक मिक्स टाइप का नंबर मिला, मतलब सम्मिश्र संख्या मिला। इसका मतलब रियल नंबर और जो इमेज नंबर का जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, मिला जुला नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इन दो नंबरों का मिक्सर होगा, रियल नंबर और इमेज नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब कोई भी नंबर जिसमें आई लगा हो। ये बिना आई वाला और ये आई वाला। आई कहने का मतलब है आइटा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन आ गया, रियल नंबर और इमेज नंबर का जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कहलाएगा। ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, रियल नंबर। ये कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर। ये दोनों का मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम अलग से बात करें कि चाय प्लस चीनी, मतलब चाय पत्ती, चाय पत्ती प्लस चीनी, तो मेरा क्या मिलेगा, चाय पत्ती मिलेगा। एक नया चीज था चाय पत्ती, एक नया चीज था चीनी, दोनों मिलकर क्या बना था, चाय बना था, टी बना था, ठीक है। तो वैसे ही दो नए नए, दो अलग अलग डिफरेंट चीज, रियल नंबर और इमेज नंबर मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहां पर हम लोग डेफिनेशन करके तैयार हो गया, जरा ध्यान दीजिए डेफिनेशन इसका क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो नंबर है ना, ठीक है। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, मान लेते हैं, मान लेते हैं ए एंड बी आर टू रियल नंबर, टू रियल numbers, then a number of form a plus ib is called complex
complex number and it is and denoted by z। ठीक, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए और बी कोई दो रियल नंबर है। हाँ, देन इस प्रकार का जो रूप होगा ए प्लस आई बी, मतलब एक 3 और दूसरे के साथ आई लगा हो, तो हम लोग उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर a प्लस आई बी हो गया, तो फिर a प्लस बी आई बी लिख सकते हैं। इस रूप को a प्लस आई बी को हम लोग a प्लस बी आई भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक, अब हम देखते हैं कि डायरेक्टली जरा गौर करेंगे, हम इसको ये बात लिख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या था, रियल नंबर प्लस क्या था, रियल नंबर प्लस क्या था, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दर्शा रहे थे, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जेड से। तो यहाँ पर इसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या रखेंगे, जेड, रियल नंबर को ए और इसके साथ बी, लेकिन यहाँ पर रहेगा क्या, आई रहेगा, तब जाके ये मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक, तब यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, रिमार्क यहाँ लिखेंगे, रिमार्क यहाँ पर हम लिखेंगे, here ए क्या है, देखिए ए को कंपेयर किया तो ए क्या है, ए इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z and denoted by RE, मतलब रियल पार्ट ऑफ किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर z। दैट हम लोग कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या मिल गया, a। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या मिल गया, a, मतलब रियल पार्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बटा होता है, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम कैसे दर्शाएंगे, जो अगला जो बिना आई वाला होगा वो रियल पार्ट होगा, और जो आई वाला होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरा यहाँ देखते हैं, देखते हैं, ये तो पहला रिमार्क हो गया। दूसरा रिमार्क में देखते हैं, यहां हम बात किसका किए थे, ए का, बी क्या है, बी है का मतलब इससे, here b is imaginary part of complex number z and denoted by I m z। आई है मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, री आर मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। दैट हम लोग कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर z, यहां में से कौन है, b। याद रखिएगा, जब इमेजिनरी पार्ट कहिएगा तो यहां पर आई नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब इसका नाम बदनाम कर ही दिए कि तुम हो क्या, इमेजिनरी हो, इसके पास ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिए एग्जांपल। हाँ, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, राइट रियल पार्ट
and imaginary part of following complex number ठीक write real part and imaginary part of the following complex number और मतलब निम्नलिखित जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग को ढूंढना है। तो पहला हमने लिया पहला 3 + 2i, दूसरा -3 + 2i, तीसरा -3 - 2i, चौथा 3 - 2i। हाँ, तो हम लोग एक एक करके इसको डील करते हैं, जरा गौर करेंगे कौन क्या है। सबसे पहले पहला दूसरा हम लेते हैं 3 - 2i, तीसरा हम लेते हैं -3 - 2i, और चौथा हम लेते हैं -3 + 2i। हमने 4 प्रश्न लिखा है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन होगा हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, ये है एक्चुअली क्या चीज, ले z = 3 + 2i। हाँ, z = क्या है, क्योंकि ये एक्चुअली है 3 + 2i है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, z से। तो z = क्या हो गया, 3 + 2i। अब नाउ कंपेयरिंग विथ z = a + i। हाँ, अब बताइए कि नाउ कंपेयरिंग विथ z = a + i, तो बोलो a का वैल्यू कितना है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। कंपेयर कैसे करते हैं, जो सेम पार्ट को छोड़ दो, आई छोड़ दी, बचा b। तो बोलो देयरफॉर a = क्या मिला, 3 और b = क्या मिला, 2। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर रियल पार्ट, देयरफॉर ध्यान देंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = क्या है, a होता है, और a क्या है, 3। तो इसी चीज को हम लोग नोटेशन में लिखेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ z = क्या है, 3। हाँ, एंड उसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = b, और ये मैंने b = कितना मिला है, 2। तो इसको नोटेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, I m z = 2। हाँ, तो ये तो हम लोग को लिखने का तरीका हो गया है ना। इसको हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे, डायरेक्ट रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं आगे एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में लेते हैं -3i + 2
ऐसे मैंने लिया या तो √2 लिया, जो भी ले सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेट जेड इक्वल टू, इसको अरेंज करें, इसको अरेंज कर दो। पहले क्या होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट वाला क्या हो गया √2, उसके बाद -√2 और ये -√3 आए। जब भी अरेंज करोगे तो साइन के साथ। तो बताओ बिना आई वाला क्या होता है रियल, और आई वाला क्या होता है इमेजिनरी। तो बोलो डायरेक्टली लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिला -√2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन है, माइनस साइन भी लेना है, -3 आई को नहीं लिखना, याद रखेंगे जब इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे तो आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब ये होता है उसके साथ आई है और कितना तो ही करोगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया -3 साइन के साथ लिखेंगे। तो आई होप दैट कि ऐसे जो प्रश्न होंगे उसमें रियल पार्ट लिखना और इमेजिनरी पार्ट लिखना आप समझ गए। लेकिन देखते हैं कुछ थोड़ा सा अलग किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है, जरा ध्यान दीजिए। मान लो कि 2i का लिखा गया है, ये तो -i लिखा गया है, हाँ तो इसको जेड मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं जेड, हाँ लेट जेड इक्वल टू हमने क्या माना -i। बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होता जब हमें रियल और इमेजिनरी दोनों दिखता। तो यहां मुझे इमेजिनरी दिख रहा है, रियल नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे देयरफॉर z इक्वल टू 0 - i लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर a का वैल्यू निकला होगा, इसको यदि हम कंपेयर करें z इक्वल टू तो a प्लस i b के रूप में हो सकता है, उस रूप में आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं था। ये अधूरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए ये 0 हमारा क्या हो गया रियल पार्ट हो गया, और ये i क्या हो गया सॉरी इमेजिनरी पार्ट हो गया। तब देखिए देयरफॉर यहाँ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू हम लोग को क्या मिला 0, क्या मिला 0, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या मिला बोलो इक्वल टू क्या मिला है, i का कोएफिशिएंट क्या है -1। देखिए i -i लिखा है, इसको निकाल सकते हैं -1 × 1, तो i का कोएफिशिएंट गुना का अंक, कोएफिशिएंट मतलब गुना का गुणांक, गुणांक इसको तोड़ेंगे क्या मिलेगा गुना का अंक, ठीक है। तो i के साथ इसका कोएफिशिएंट गुणांक क्या है -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे -1, आंसर हो गया। चलो इसमें एक चीज और ध्यान से देखने वाली बात है, क्या है जरा गौर करें। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारा z था वो मेरा क्या था -i था। यहां पर देखा जाए तो रियल पार्ट एब्सेंट था, रियल पार्ट इज एब्सेंट, हाँ रियल पार्ट क्या था एब्सेंट था, और मैथ्स में एब्सेंट का मतलब क्या होता है 0, मैथ्स में एब्सेंट का मतलब क्या होता है 0। हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला 0। हाँ जैसे ही हमने देखा कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये क्या लिखा था पूरा शुद्ध रूप से इमेजिनरी था, शुद्ध रूप से क्या था इमेजिनरी था। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर
therefore given complex number z equal to minus I is purely imaginary number प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब कि प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होगा, जब उसका रियल पार्ट 0 होगा। तो एक हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, अगला हेडिंग होगा, टॉपिक होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखो प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होगा, बता दो जरा गौर करेंगे। A complex number z equal to a plus ib is said to be purely imaginary number if and only। देखो I डबल एफ लिखा गया है, इसको हम पढ़ते हैं if and only if। आवश्यक रूप से क्या होगा, जो उसका रियल पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स जेड क्या है, 0। दैट इज ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बता दो 0 होना चाहिए। उल्टा प्योरली रियल चाहिए तो इमेजिनरी को 0 होना पड़ेगा, प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो रियल को 0 होना पड़ेगा। तो बोलिए ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो क्या बोलता है इमेजिनरी, रियल, तुमको 0 होना पड़ेगा क्योंकि मैं प्योर हूं। कौन प्योर है, इमेजिनरी, तो उसको क्या होना पड़ेगा, रियल को 0 होना पड़ेगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, z equal to I, z equal to minus √2i etc। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, रियल इमेजिनरी पार्ट ही दिख रहा है। इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, 0 है। ये क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी हम लेते हैं, जरा गौर से देखें आप। लेट z इक्वल टू 3 या 1 या 2 कुछ भी लिख सकते हैं। चलो मैंने √2 लिया है। हाँ, जरा गौर करें, यहां जो जिस प्रकार हमने पढ़ा प्योरली इमेजिनरी नंबर, शुद्ध रूप से इमेजिनरी, शुद्ध रूप से काल्पनिक, इसका मतलब वो वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे वास्तविक इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। हाँ देखो इन दोनों में क्या वार्तालाप होता है वो देखेंगे। इमेजिनरी कहता है कि ए रियल तुम बराबर 0 होगा, तो हम क्या कहलाएंगे, प्योरली इमेजिनरी। क्योंकि जब किसी चीज में दो चीज का समावेश होता है, उसमें से एक हट जाता है तो क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल करें लें, अब देखिए क्या कहता है, रियल यदि 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी। अब मतलब अब कहता है यदि तुम 0 होगा तो हम रियल होंगे, ठीक। उल्टा पड़ता, रियल पार्ट 0 तो प्योरली इमेजिनरी पार्ट 0 तो प्योरली रियल। तो यहां पर देखिए, मेरा ध्यान दीजिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें आप, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, एब्सेंट। हाँ, और एब्सेंट कहने का मतलब क्या होता है, 0। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या मिला,
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला? 0 मिला। हाँ, आप देख सकते हैं सिंस z इक्वल टू लिख सकते हैं √2 i नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 i लिखो, इससे i into 0 कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, 0 ही होगा। तो देखिए रियल पार्ट मेरा क्या मिला? रियल पार्ट मेरा क्या मिला? √2 मिला। एंड इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या मिला? इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या मिला? 0 मिला। अब देखो इसका भाव बढ़ गया रियल वाला, क्या बोल रहा है? इमेजिनरी का तो 0 हुआ, तो अब रियल का भाव बढ़ गया। और रियल क्या क्या बोलेगा कि हम प्योर रियल नंबर है, तो हम लोग कहेंगे सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू √2 इज प्योरली रियल नंबर आसान। तो इसी प्रकार एक प्योरली इमेजिनरी नंबर को हमने डिफाइन किया था, वैसे प्योरली रियल नंबर को डिफाइन करेंगे। तो देखिए उसी को इमेजिनरी नंबर के डेफिनेशन में क्या था उसी को देखते हैं, लिखते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस i b, आप उधर भी देखेंगे, is said to be purely imaginary था। यहाँ पर क्या करेंगे? रियल करेंगे। if and only यहाँ रियल पार्ट 0 था, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग की बात करते हैं, इसको ध्यान से देखिए क्या हम बताने आपको जा रहे हैं। जरा गौर करेंगे, पहले हम एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ले पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3। देखो पहला में हमने कोई एक नंबर लिया 3। हाँ, इस नंबर को हम 3 + 0 लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग 3 + 0i लिख सकते हैं। और जैसे ही 3 + 0i लिखे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये हमारा क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। और यहां ये क्या था? रियल नंबर था, प्योरली रियल था। इसका मतलब हो गया कि ये 3 रियल था और वही 3 के बराबर 3 + 0i था। यहां इसका नाम क्या था? रियल, और यहां पर इसका नाम क्या था? कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसका मतलब हो गया कि जो प्रत्येक रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ईच रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कि पहला पे क्या आ गया? ईच रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ जाते हैं कि क्या सारा का सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसी का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा गौर से आप देखिए। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 2i। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3? नहीं लिख सकते। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पर बराबर रियल नंबर नहीं आया क्या? नहीं आया। केस देखते हैं एंड अगला देखते हैं, और हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट। लेट 3i इक्वल टू क्या है? इमेजिनरी नंबर है। हाँ, इमेजिनरी नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0i
ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं 3 और ये रियल है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हुआ, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हुआ। यहाँ पर दो किस्म की बातें कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कहता है हम रियल नंबर होते हैं, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोला है रियल नंबर नहीं होते हैं, रियल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रियल नंबर हो वो कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा। इसका मतलब रियल टू कॉम्प्लेक्स ये हमेशा सत्य होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टू रियल ये हमेशा सत्य नहीं होता है। इट मे और मे नॉट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ईच ए कॉम्प्लेक्स नंबर may not may or may not रियल नंबर। देखिए दो मैंने बात लिखा कि प्रत्येक रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्रत्येक जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वह आवश्यक नहीं है कि वो रियल होगा ही होगा। हो सकता है, कौन सा केस पे हो सकता है, यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो तभी वो रियल नंबर हो सकता है, अन्यथा वो नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? अगला आगे जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिमार्क 2 में आएगा, ये 2 में आएगा ऑर्डर पेयर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि मैथ्स में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसा, ठीक है। तो मुझे ध्यान देंगे द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सेट पढ़ेंगे, ये सेट पढ़ेंगे क्या होता है इसको पहले इसको बताते हैं, ठीक है। A set of complex number, set of complex number C, हाँ, a set of complex number C, the order relation, the order relation greater than or less than not defined, नॉट डिफाइंड। हमने क्या लिखा ये जरा गौर करें। नॉट डिफाइंड है ना, ये हमने क्या लिखा इसको जरा ध्यान से देखेंगे, जरा गौर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड कहते थे और यहाँ आप सी कह रहे हैं, क्या मसला है, ऐसा क्यों हुआ? तो जरा ध्यान दीजिए। मान लो z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, z2 इक्वल टू 3 माइनस 2i, z3 इक्वल टू 4 प्लस i, ऐसा लिया हाँ? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबरों को
एक एक को जेड से दर्शाते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप हो तो उसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। जेड मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप, कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप, उसी को हम कहते हैं सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सी से डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। इज इट क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर कोई एक आदमी है, सी क्या है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मेला जहां लगेगा, बहुत सारे लोग होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको लोग क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। सी मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट मतलब ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्रुप में से लेस देन और ग्रेटर देन नहीं चलता है। जैसे क्या समझते हैं? मान लो मैंने यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 3, ये तो कह सकते हैं 3 इज लेस देन 6, ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है। लेकिन यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो हम लोग उसका ऑर्डर पेयर नहीं दे सकते थे। दैट इज हम लोग कह सकते हैं, दैट इज हम लोग इसको कह सकते हैं कि 10, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एनी इनइक्वालिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 minus 2i less than i plus 2 और 3 minus 2i greater than I plus 3 is not defined। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब है नो मीनिंग, है नो मीनिंग। ऐसा क्यों होता है? नो मीनिंग मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। गणित इसको नहीं पढ़ पाएगा, गणित इसको नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं कह सकते इसको, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इसको फॉर इमेजिनरी नंबर, thus any equal to a number not defined, ठीक है, that is 2i greater than minus 2i और i 2i less than minus 2i is not defined। हाँ, नॉट डिफाइंड ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको कह सकते हैं ये जो लिखा गया है ग्रेटर देन और लेस देन का ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं चलता है। ना ही कोई मेन नंबर को किसी दूसरे नंबर से लेस कर सकते हैं और ना ही ग्रेटर कर सकते हैं। ये नॉट डिफाइंड मतलब हैव नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आई जो दिया गया है वो मीनिंगलेस है। हाँ, हम लोग इमेजिन ना कर लेते हैं कि माइनस आई होता है, जबरदस्ती हम लोग कर लेते हैं कि इसका वैल्यू आई होता है। मीनिंगलेस वगैरह कहने से तात्पर्य हो गया कि इसका इमेजिन क्या हुआ है, इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है। और जब परफेक्ट वैल्यू नहीं है, हम उसके बारे में जानते हैं डिटेल है, तो फिर उसको हम लोग कैसे कर देंगे कि ये उससे बड़ा है या तो ये उससे छोटा है। ठीक है, मान लीजिए इस पेन का वेट हमको पता ही नहीं है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, तो हम कैसे कह देंगे कि ये 1 kg से बड़ा होगा कि 1 kg से छोटा होगा? नहीं ना कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आई जो होता है यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं है, इमेजिन किया हुआ है, और इमेजिन किया हुआ नंबर को हम लोग लेस देन ग्रेटर देन नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज का लेक्चर यही तक है। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की क्या क्या गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कब इक्वल होते हैं, उसको स्टडी करेंगे और अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे। इसका मतलब कल हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद।